जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल सी कंप्यूटर यानी आपका देखो 15 नंबर कंप्यूटर का कंपलसरी है। मतलब कोई भी परीक्षा हो यूपी ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग उसमें 15 नंबर का आएगा ही आएगा। उसी में 15 नंबर के कंप्यूटर में जो आपको बताया था हमने कि आपकी एक पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें 700 प्लस क्वेश्चन है, साथ में आपका रिवीजन के तौर पर। तो आपको रिवीजन में क्या जानकारी है, मतलब ऐसे वन लाइनर के तथ्य कौन कौन से, तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध करवाई जाएगी, टेलीग्राम पर मिल सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको ना मिले तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कंप्यूटर का परिचय। पहला चैप्टर ऑलरेडी यही होता है ना, कंप्यूटर का परिचय। तो इसमें सिंपल सब पहले कंप्यूटर परिचय में क्या आता है, कंप्यूटर की परिभाषा। यानी परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और प्रोसेस करता है, यानी अर्थपूर्ण परिणाम देता है। यानी यूजर जो आपको ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सही जानकारी देगा, उसे बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इसके जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने कब 1822 ईस्वी में कब बनाया था, 1822 ईस्वी में इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। और 1833 और कहीं 39 भी आता है, 37 भी आता है, तो वो बनाया था एनालिटिकल इंजन। राइट, इन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग का चक्र क्या है, मतलब डेटा का जो वर्क करने का तरीका है वो क्या है। डेटा वर्क करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। पहली बात, यदि आपके पास कोई डाटा होगा, फिर उसको आप क्या करोगे, कंप्यूटर में इनपुट करोगे, फिर उसके बाद उसमें क्या होगी, प्रक्रिया होगी, फिर उसमें आउटपुट आएगा, फिर आपका मन होगा तो आप उसे सेव कर पाओगे, यानी स्टोर कर पाओगे। ये चीजें होती हैं। तो इसमें सिंपल सा प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो डेटा प्रोसेसिंग का जो चक्र है वो क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। ये आपके पास कैसे आएगा एग्जाम में, तो ये मैच करने के लिए आ सकता है, या फिर आपके पास आ सकता है ऐसे स्टेप में देख बोलेगा कौन सा चक्र सही है, कौन सा क्रम सही है, ऐसे पूछ सकता है ना। तो आपके पास डाटा होगा तो आप उसे कंप्यूटर में इनपुट करोगे, उसमें इनपुट करने के बाद उसमें प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, उसके बाद उसमें आउटपुट आएगा, फिर आपका मन होगा तो आपके आपके अकॉर्डिंग होगा तो आप उसे सेव कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं पीढ़ी में। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। देखो पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब का यूज 1906 के आसपास इसको बनाया गया था। छः, हाँ 1906 के आसपास बनाया गया था। जिसने बनाया था तो आपको इसको ये कमेंट बताइए इसको किसने बनाया था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब ने वैक्यूम ट्यूब कब कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ था, पहली पीढ़ी में। और ये सबसे ज्यादा एनियक में यूज किए गए थे, लगभग 18,000। कितने यूज किए गए थे, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज एनियक में किया गया था। और यूनिवैक एनियक आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यूनिवैक पहला वो यूनिवर्सल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। दूसरी पीढ़ी तो सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था आपका क्या, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे, तो जैक किल्वी ना, जैक किल्वी ऐसे नाम आता ना, जैक किल्वी ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें आता है आईसी चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और ये पूछता है ये किस पीढ़ी में यूज हुआ था, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप। यानी इसमें क्या होता था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे, जैसे आपकी एक पट्टी हो गई ऐसे, इसमें ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता था, आईसी चिप कहा जाने लगा था। ठीक है, इसमें इसका उपयोग ये किससे बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। मतलब कई सारे इसे जोड़ के देखे होंगे आपने, बहुत अच्छी चीज आपको देखें कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोल के देखो तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे तीसरी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी में यूज हुआ था आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। और ये इसमें एक टेक्नोलॉजी इसे बोलते हैं वीएलएसआई। मतलब इसमें क्या होता था कि जो इस प्रकार पट्टे होते थे, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते थे, बहुत सारे, बहुत मतलब वेरी लार्ज, मतलब बड़ी मात्रा में इसके इंटीग्रेशन, मतलब एक पटरी में स्केल मतलब स्केल मतलब पट्टी इंटीग्रेशन मतलब जुड़े हुए थे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर जुड़े हुए थे, इसलिए इसको कहा गया वीएलएसआई। इसका इसमें यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज है, तो यूज हुआ था आपका इंटेल। कौन सा यूज हुआ था, इंटेल यूज हुआ था, जिसका नाम था इंटेल 4004। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। याद है कब बनाया गया था, 1971 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 1931 में बनाया गया था, फेडरिको फेगिन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, फेडरिको फेगिन के द्वारा। 1971 ईस्वी में 400 इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखना। ठीक है, बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। तो पांचवी पीढ़ी में क्या होता था, यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा, यू से मतलब क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यूज हुए थे इसमें, इसमें मतलब ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। ठीक है, और इसकी पांचवी पीढ़ी की विशेषता सबसे ज्यादा क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस को मतलब हम जो बोल पाते हैं आवाज को समझना, जो लिख पाते हैं या इमेज होती है भाई फोटो को समझना, जैसे आपको फेस स्कैनिंग वगैरह होता है ना,
तो ये होता है इसकी पीढ़ी मतलब विशेषता 5वीं पीढ़ी की। इसमें यूज होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या यूज इसमें इसमें यूज होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हुआ था जिसमें। और आगे बात करते हैं यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, याद रखना विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, सी डेक 6600। कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सी डी सी 6600। और जिसे के या क्रेवन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम दूसरा नाम क्या है, क्रेवन। क्या नाम है इसका, नाम दूसरा है क्रेवन। और जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों भी आते हैं। परम 8000 है और ये क्या है, ये आपका क्रेवन है। परम 8000 जिसे सीडेक पुणे के द्वारा भटनागर के नाम से एक व्यक्ति प्रसिद्ध है, उनके सहयोग से इसको बनाया गया था। सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। कौन सा, परम 8000। 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और दुनिया का सुपर कंप्यूटर सी डी सी 6600 जिसे क्रेवन, उसका क्रेवन तो उसके व्यक्ति का ही नाम था जो बनाने वाले थे ना, सहयोग करने वाले, उसका नाम उसके वैसे ही नाम इसका दे दिया गया था। याद रखना है। आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार। देखो बहुत शॉर्ट रिवीजन है तो रिवीजन के तौर पर इसको करना पड़ेगा ना आप लोगों को। कंप्यूटर के प्रकार की बात करो तो आकार के आधार पर, क्षमता के आधार पर मुख्य बांटे गए हैं। तो आकार क्षमता के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर जैसे स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े बैंक सर्वर होते हैं, नहीं जैसे कह देते हैं हम बैंक में जाते भाई सर्वर नहीं है, तो सर्वर मतलब होता है जो मेन जगह होती है वहां से सर्वर ऑफ होता है, तो कोई समय के लिए कोई इशू होता है। और सुपर कंप्यूटर जो आपके मौसम विज्ञान, सैटेलाइट लॉन्चिंग या फिर जितने भी मतलब बड़े बड़े कार्य होते हैं वो सुपर कंप्यूटर द्वारा करे जाते हैं। ठीक है। और इसमें यदि आप देखो तो एक और भी आते हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर भी आपके इसके क्या है, अनुप्रयोग के आधार पर हो जाते हैं। मतलब देखो अनुप्रयोग के आधार पर क्या करोगे इनको, डिजिटल कंप्यूटर उपयोग करने में तो डिजिटली के लिए, एनालॉग मतलब माप तौल के लिए, हाइब्रिड में तो दोनों काम करने वाला जिस पेट्रोल पंप यूज होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे पहला कंप्यूटर, भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में मिल सकता है और ये बहुत जल्दी ऐसे मतलब चीज हम याद नहीं रख पाते हैं ना। तो देखो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, वो है HEC 2M। भारत का पहला कंप्यूटर जो भारत में पहली बार लगा था वो कौन सा है, HEC है। कौन सा है, HEC। जो जो कब बना लगा था मतलब 1956 में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ये कौन सा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। कब, 1956 में। कौन सा, HEC 2M। ठीक है। भारत निर्मित पहला कंप्यूटर, देखो भारत में निर्मित क्योंकि बाहर से लाया गया था। फिर भारत में निर्मित की बात करें तो भारत में निर्मित भारत मतलब भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में पहला विकसित कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, पीसी भी बोल सकते हैं ना, पीसी कौन सा है, सिद्धार्थ। यदि पूछे भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ, भारत में पहला स्थापित कंप्यूटर 1956 में HEC 2M। ठीक है। मदरबोर्ड इसमें सिस्टम बोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड क्या होता है, इसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, जिससे सभी प्रकार के पेरिफेरल्स मतलब हर चीज की डिवाइसें इससे जुड़ी होती हैं। और जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क आपस में इसमें मिलते हैं जुलते हैं, मतलब मिल के काम करते हैं। कहाँ पे, मदरबोर्ड पे। ठीक, जैसे हमारी मम्मी होती है, हम मम्मी के साथ सब लोग जुड़े होते हैं, पापा जुड़े होते हैं, बच्चे जुड़े होते हैं और सभी रिश्ते जुड़े होते हैं, वैसे ही आपका मदरबोर्ड हो जाता है। उससे सभी डिवाइस हर कुछ बाहर से अंदर से चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका सिंपल सा एस एम पी एस मतलब देखो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है, पावर सप्लाई केबल के तौर पर काम करने में यूज होती है, जिसे कहते हैं हम लोग, देखो इसे हम कहते हैं क्या, देखो SMPS इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैचिंग में भी आता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये जो आपका पीसी में पावर देने वाली जो एक केबल होती है वहां से लगा के हम यहाँ पे रखते हैं, बॉक्स होता है छोटा, उसे बोलते हैं SMP पावर सप्लाई। ठीक है। जो कंप्यूटर के आंतरिक भागों को डीसी पावर सप्लाई करता है, मतलब आपने एसी ली उसको डीसी में कन्वर्ट किया, सभी डिवाइस को मदरबोर्ड, सीपीयू में मदरबोर्ड, माउस, कीबोर्ड सब कुछ मतलब देने वाला काम कौन करता है, SMPS करता है, यानी स्विच्ड पावर सप्लाई। ये आपका छोटा सा बॉक्स लगा होता है जहाँ पे पंखा लगा होता है, उसको वही पंखा उसमें भी लगा होता है ना, पावर सप्लाई में भी। ये देखा होगा आपने। बायोस, यानी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म तो पूछे ही जाते हैं। ये रोम में स्टोर होता है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोस कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। याद रखिए बायोस कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल पढ़ी जाने वाली चीजें। मतलब बायोस में क्या रहती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर चलाने में बेसिक चीजें। ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये ऑन होते हैं सबसे पहले चलता है, और पोस्ट यानी पावर ऑन स्विच टेस्ट प्रक्रिया को अंजाम देता है, मतलब खुद चलेगा देखेगा मैं सही चल रहा हूँ बढ़िया और फिट हूँ। जैसे हम लोग करते हैं ना रनिंग करने पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, मतलब दौड़ने लायक हूँ कि नहीं हूँ। ये सब चीजें कौन करता है, बायोश करता है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे
डेटा और सूचना। तो डेटा और सूचना के तौर पर हम देखेंगे तो डेटा इन्फॉर्मेशन जो होती है, देखो डेटा क्या होता है, सूचना क्या होता है, मतलब डेटा होता है नॉर्मल जानकारी, जब उसको बिल्कुल सही से कर दी जाए तो उसे बोलते हैं सूचना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो घर में हम अपने घर पे कोई काम करवा रहे हैं, जैसे हमने इसमें सिंगल कोट से पुताई वगैरह करवाई जो भी, तो पहले हमने करवाई वो नॉर्मल हो गया, उसको हम फिनिशिंग दे के बढ़िया घिसवा के बढ़िया और चिकना करवा देते तो वो होता है डाटा, मतलब सूचना हो जाता है, मतलब एक पहले रॉ डाटा होगा उसको फिर और अच्छा करके अच्छा बना सकते हैं। कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाला अव्यवस्थित कच्चा माल डेटा कहलाता है, और प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला अर्थपूर्ण परिणाम क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है, यानी सूचना कहलाता है। अब कितना अच्छे पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से सीधे ए टू जेड पॉइंट बाई पॉइंट मिल रहे हैं, आपको रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन करने, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे ना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष 2 वर्ष को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। अब बात करते हैं बस। तो बस ही हमारी चल के जाने वाली, बस जैसे ही काम करने वाली एक टेक्निक होती है। जैसे देखो कंप्यूटर के भीतर डेटा और सिग्नल को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने वाले तारों के समूह या इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। बस का क्या करते हैं, हम उठा के यहाँ से वहां ले जाती है ना, मतलब उठा के हम चढ़ के बैठते हैं। वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि डाटा का जो आदान प्रदान होता है, मतलब ले जाना लाना, ये कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक पथ के रूप में कौन काम करता है, उसे वो जो काम मतलब टेक्नोलॉजी होती है उसे हम बस बस बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर के प्रकार, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक बहुत तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर, सबसे तेज मेमोरी यदि बात करें तो रजिस्टर होती है। और सबसे प्रोसेसिंग मेमोरी कौन सी होती है, तो कैसे होती है, तो रजिस्टर सीपीयू के भीतर एक एसी एक्यूमुलेटर जैसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होते हैं जो डेटा को तत्कालिक गणना प्रणाली में स्टोर करता है। ठीक है, तो रजिस्टर और कैसे, इसको हम एक पूरा आपको कंटेंट भेज देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में आता है। ठीक है, मेमोरी एक्सेस स्पीड का सही क्रम, तेज और धीमा, मतलब सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद देखो सबसे तेज होती है आपकी कैसे, रजिस्टर मेमोरी, फिर होती है कैसे, फिर आपकी आती है रैम। ठीक है, फिर आते हैं आपके एसएसडी वगैरह। तो याद रखना सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर एग्जाम में आएगा, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, एक्सेस स्पीड का सही क्रम, मतलब सबसे एक्सेस स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की, फिर कैसे की, फिर रैम की, फिर सेकेंडरी स्टोरेज यानी एसएसडी एचडीडी वगैरह। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। अब बात करते हैं फ्लैश ड्राइव का, फ्लैश मेमोरी। तो देखो फ्लैश मेमोरी क्या करती है, ये पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के उदाहरण है। मतलब ये देखो फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी जिस जैसे पेन ड्राइव होती है और जैसे मेमोरी कार्ड होता है वैसे ही फ्लैश, वही उसी को मतलब इन्हीं को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। जैसे ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम तकनीक पर काम करती है फ्लैश मेमोरी, आपके पेन ड्राइव है, आपका मेमोरी कार्ड है, ये सभी क्या फ्लैश मेमोरी, जिसमें चुंबकीय तत्व मतलब चुंबकीय टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टोरेज का काम किया जाता है ना, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, आप देखे होंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक क्या होता है, तो वही क्लॉक मतलब होता है घड़ी, यानी प्रोसेसर की गति मापने के लिए सिस्टम क्लॉक का उपयोग किया जाता है। प्रोसेसर हमारा कितनी स्पीड में काम कर रहा है तो उसको मापने का जो काम करता है वो कौन करता है, सिस्टम क्लॉक करता है। इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो यानी यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किसमें मापते हैं, तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर गति किसमें मापते हैं, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज मापते हैं। बफर क्या होता है, ये खाने वाला बफर तो है नहीं, लेकिन हाँ वैसे ही काम करता है ये भी। दो ऐसे उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर के दौरान अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने वाली जगह जिनकी गति में अंतर होता है उसे बफर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपके तो जैसे मोबाइल वगैरह चला रहे, अचानक वीडियो रुक जाना, घूमने लगना, मतलब बफरिंग, थोड़ी समय के लिए लोड होने में जो समय लेता है उसे बोलते हैं बफर। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, यह पारंपरिक हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज होती है, मतलब हार्ड डिस्क की तुलना में जो बड़ी बहुत तेज ड्राइव को हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। तो ये पतली होती है, इसमें कोई भी घूमने वाला यांत्रिक भाग नहीं होता, मतलब जैसे एचडीडी में कैसेट होती है जो बीच में घूमती रहती है वैसे इसमें नहीं होता है ना। आगे बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब ऑनलाइन मेमोरी, सिंपल सा। तो वर्चुअल मेमोरी जब रैम कम पड़ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक भाग को अस्थायी रैम की तरह उपयोग करता है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्या होता है, रैम कम पड़ जाती है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी कम पड़ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क के एक भाग को अस्थायी रैम के रूप में उपयोग करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, मतलब आभासी मेमोरी ना। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट बहुत अच्छे एग्जाम में आते हैं, मैचिंग में आपको मिलता है। तो मॉनिटर पर जब मॉनिटर पर दिख रहे चित्र को प्रति सेकंड में जितनी बार अपडेट कर सकता है यानी रिफ्रेश कर सकता है वह उसकी रिफ्रेश रेट होती है। यानी एक सेकंड में यदि वो 10-100 बार कर रहा है रिफ्रेश तब जितना, और ये एक चीज ये भी है,
जितनी ज़्यादा जिस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट होती है उतनी अच्छी क्वालिटी होती है। आपने देखा होगा कि आपकी इमेज होती है थोड़ी धीरे-धीरे चले तो आपको फटने लगती है, या फिर पहले पुराने समय टीवी देखे होंगे कैसे ब्लर आती थी, फिर उसकी रिफ्रेश रेट कम होती थी। अब के समय देखो बिल्कुल एचडी क्वालिटी दिख रहा है, मतलब इसकी रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतना अच्छा आपका क्वालिटी दिखेगा। और ये हर टाइम जो मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? रिफ्रेश रेट को क्वेश्चन पूछे रिफ्रेश रेट कैसे मापते हैं, तो ये हर टाइम मापते हैं, ठीक है। डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एग्जाम में पूछ सकता है। डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे के द्वारा हार्डवेयर डिवाइस सीपीयू को शामिल किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हार्डवेयर डिवाइस सीपीयू को शामिल किया जाता है। सीधे सिस्टम मेमोरी रैम से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। आगे बात करते हैं पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग एक ही समय में एक से अधिक निर्देशों को ओवरलैप करके प्रोसेस करने की तकनीक या प्रोसेसर की क्षमता, उसके अंदर तकनीक को हम क्या कहते हैं? पाइपलाइनिंग कहते हैं, जिससे प्रोसेसर की क्षमता बढ़ती है, मतलब एक साथ कई सारे काम को इकट्ठा करने की कोशिश करना ना। तो पाइपलाइनिंग क्या है? एक ही समय में एक से अधिक निर्देशों को ओवरलैप करके प्रोसेस करने की तकनीक को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं, जिससे प्रोसेसर का क्षमता बढ़ती है। और ये शब्दावली जो है आपके मैचिंग में आते हैं, ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें हम लास्ट अभी भी देखो, क्या है कि आपके एग्जाम में देखो सिलेबस सबका सेम है, लेकिन सबके एग्जाम मतलब हर एक वैकेंसी के जो क्वेश्चन का लेवल वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि सिलेबस सेम होने से जरूरी नहीं है। कहीं हिस्ट्री में थोड़ी सी छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो उसका मॉड्यूलेशन भी रहेगा, इसलिए ये आप बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं सिस्टम बस के भाग। सिस्टम बस का मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला डेटा बस, डेटा ले जाने के लिए। एड्रेस बस, मेमोरी लोकेशन, कहाँ डेटा ले जाना है। फिर कंट्रोल बस, फिर सिग्नल नियंत्रित करना कि डेटा किसके उसके बाद सही ढंग से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या होता है? तो ये किसी बाहरी डिवाइस का प्रयोग या प्रोग्राम द्वारा सीपीयू को के काम को रोकने और किसी विशेष कार्य को प्राथमिकता देने के लिए भेजा जाने वाला सिग्नल इंटरप्ट कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, इसको कैसे बताएं, आप लोग समझ सकते हैं सिंपल सा, जैसे जैमर होता है, हमारे नेटवर्क सिस्टम को ही रोक देता है, मतलब बाहर से रोकने का काम कर रहा है ना, वैसे इंटरप्ट करना। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर बस नहीं होता, प्रोग्राम काउंटर भी हो सकता है। ये सीपीयू ये सीपीयू का एक विशेष रजिस्टर होता है जो अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम निर्देशों को मेमोरी एड्रेस में रखता है, ठीक है। प्रोग्राम जैसे काउंटर होता है ना, कोई भी मतलब रिसेप्शन में आता है काउंटर, वहाँ पे कुछ लोगों ने बैठा लगता है, बाद आगे भेजते हैं, वैसे ही सिंपल से ये भी काम करता है, ठीक है। आगे समझते हैं, यानी कैश हिट और कैश मिस। तो कैश हिट और कैश मिस क्या होता है? तो देखो, कैश हिट और कैश मिस में सिंपल था, जब सीपीयू को आवश्यक डेटा कैश में वो मिल जाता तो उसे कैश हिट कहते हैं, ठीक है। कैश हिट क्या है? जब सीपीयू को आवश्यक डेटा कैश मेमोरी मिल जाए तो उसे कैश हिट कहते हैं, और जब जो न मिलने पर उसे कैश मिस कहते हैं, मतलब कुछ न मिला तो हिट हो गया, मतलब पा गए आप, नहीं मिला तो छोड़ दिए, मिस हो गया। अस्थिर बनाम गैर अस्थिर मतलब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का जो एक लेवल होता है, जैसे वोलाटाइल बिजली जाने पर डेटा गायब होना वोलाटाइल कहलाता है, मतलब अस्थाई, जैसे रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मतलब बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, जैसे रोम है, एचडीडी, एसडीडी, पेन ड्राइव, ठीक है। तो कैशे और रजिस्टर और रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मतलब ये स्थायी मेमोरी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ईप्रोम की। ईप्रोम का वास्तविक कंप्यूटर के बायो यूज किया जाता है, ठीक है। जिसमें मदरबोर्ड को बिना निकाले सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है बायोस को अपडेट करने के लिए। किसका यूज किया जाता है? ईईपीरोम को, इलेक्ट्रॉनिकल एडिटेबल प्रोग्रामेबल रैंडम और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ट्रैक और सेक्टर, तो ये क्या होते हैं? हार्ड डिस्क में होते हैं। ट्रैक से ये हार्ड डिस्क की प्लेटों पर डेटा लिखने के लिए उन्हें वृत्ताकार रास्तों में बांटा जाता है, जिन्हें ट्रैक कहते हैं। जैसे आप लोग दौड़ने के लिए यूज करते हो ट्रैक, और इन ट्रैक्स के छोटे छोटे उप भागों में बांटा जाता है, जिसे सेक्टर कहा जाता है। और डिफॉल्ट सेक्टर का आकार 512 बाइट होता है, एग्जाम याद रखता है। एचडीडी के डिफॉल्ट सेक्टर का साइज कितना होता है? तो 512 होता है, ये याद रखना है। सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है? तो देखो, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, सीक टाइम रीड राइट हेड की सही ट्रैक पर पहुंचने में लगा समय को बोलते हैं सीक टाइम, याद रखना है। मतलब क्या होता है कि रीड राइट मतलब मेमोरी में लिखने और पढ़ने के समय जो समय लगता है उसे बोलते हैं सीक टाइम। और लेटेंसी टाइम क्या होता है? तो ट्रैक पर सही सेक्टर को हेड के नीचे आने से लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है।
ठीक है। आगे बात करते हैं डंब टर्मिनल। तो वह टर्मिनल जिसके पास स्वयं की कोई प्रोसेसिंग क्षमता या स्टोरेज नहीं होता, वह पूरी तरह से मुक्त सर्वर पर निर्भर होता है, उसे बोलते हैं डंप टर्मिनल। मतलब जैसे अब कोई भी सामान डंप कर दे तो वो मेन जहाँ से ऑर्डर आता है वहीं से प्रोसेस होता है, तो वैसे ही डंप टर्मिनल भी काम करता है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ी सी आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफी बड़ा थोड़ी सी बचा ना, ये नया चैप्टर शुरू हो जाएगा तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा थोड़ी नहीं। अब देखो यहाँ पे प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर आप लोग पढ़े होंगे, शायद आपको याद हो कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये शोर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसलिए इनको इम्पैक्ट कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब होते हैं ये शोर नहीं करते, मतलब प्रभावित नहीं करते, ऐसे होता है, कह सकते हो आप। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज पर रिबन से टकरा कर, देखो कागज पर रिबन से टकरा कर छपाई करते हैं, उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जब टकराएंगे तो शोर होगा, सिंपल सी बात है। ये डॉट मैट्रिक्स होते हैं, डिजिव्हेल्स होता है, लाइन प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है। ठीक है। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो बिना टकराए इंक या लेजर की तकनीक से छपाई करते हैं, मतलब फुहारे छोड़ के, प्रेशर करके, बिना टच किए, ऐसे ही मतलब बस फेंक के कर देते हैं ना छपाई, तो उन्हें बोलते हैं लेजर टेक्निक। इसमें आते हैं मतलब उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं लेजर टेक्निक, इंकजेट, थर्मल, मल्टी फंक्शनल और मैग्नेटिकल। ये सभी क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे लेजर प्रिंटर की गति। किसी लेजर प्रिंटर की, यहाँ पे देखो याद रखना है आपको, ये तो पीछे हो गया। देखो यहाँ पे टॉगल की मतलब क्या होता है? कीबोर्ड के वे की जो एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ होते हैं, टॉगल कीज कहते हैं। टॉगल कीज के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पूछा इनमें से कौन सी टॉगल कीज नहीं है, कौन सी है? तो जिसको कीबोर्ड में वे कीज जो एक बार दबाने पर ऑन होती है और एक बार दबाने पर, दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं टॉगल की। जैसे कैप लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ठीक है। और यहाँ पे आता है लेजर प्रिंटर की गति। किसी लेजर प्रिंटर की छपाई की गति पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, और उसकी गुणवत्ता डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच, यानी एक इंच में कितने डॉट होंगे उतनी क्वालिटी आपकी पिक्चर की छपने के बाद दिखेगी। आपको डिजाइन बना लेना, एक जगह हजारों डॉट बना के वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक प्रिंट बना, ब्लैक को दिखेगा, और थोड़ी दूर दूर बना तो चितकबरा दिखेगा ना, ऐसा होता है। वैसे वही आपका होता है लेजर प्रिंटर में क्वालिटी की बात। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब बात करते हैं ट्वेल्व की समझ में आई। एक बार दबाओ तो ऑन हो जाए, दोबारा दबाओ तो ऑफ हो जाए, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। मॉडिफायर कुंजियां क्या होती है? वे की जो अकेले कोई कार्य नहीं करती हैं, बल्कि किसी अन्य की साथ मिलकर कार्य को ही बदल देती हैं। जैसे कंट्रोल अकेले क्या करती है? कुछ नहीं, ए लगा दो कंट्रोल है तो सिलेक्ट कर देगी सभी को। अल्ट कुछ नहीं करती अकेले, यदि अल्ट के साथ हम कोई एच दबाएं एमएस वर्ड में तो होम टैब सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट अकेले कुछ नहीं करती, शिफ्ट के साथ हम ए दबाएं तो कैलकुलेटर टाइप होगा। ये कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं इनको, यानी मॉडिफायर कुंजियां। ठीक है। आगे बात करते हैं क्लॉक स्पीड। क्या होती है क्लॉक स्पीड और थ्रूपुट? देखो कंप्यूटर का प्रोसेसर एक सेकंड में जितने मतलब कार्य पूरे करता है, उसे उसका थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, थ्रूपुट कहा जाता है, याद रखना। बायोमेट्रिक डिवाइस, तो बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैन करना, और स्कैन जैसे मतलब आइरिस स्कैनर और फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस सभी इनपुट डिवाइस होती हैं जो सुरक्षा पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोमेट्रिक। एग्जाम से पूछा जाता है इनमें से कौन सी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है? आइस स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग, ये सभी चीजें, मतलब जितने भी स्कैनिंग का काम हो ना, मतलब वेरिफिकेशन के लिए, तो वो होता है बायोमेट्रिक, याद रखना। जिसमें व्यक्ति के शरीर का यूज किया जा रहा है ज्यादातर, ये याद रखना है। थर्मल प्रिंटर की विशेषता, एटीएम और बिलिंग मशीनों में उपयोग की जाने वाली जो प्रिंटर मशीन होती है उसे बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, जो बिल निकालने, पर्ची बनाने आदि के काम करती है। इसकी जो स्याही की इसमें इसमें किसी स्याही इंक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रसायन युक्त हीट सेंसिटिव कागज का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोम वगैरह लगा होता है। ठीक है, ये होता है थर्मल प्रिंटर। इसकी विशेषता एटीएम, जैसे आप लोग रोड में बसों में जब वो करते हो टैप करते हो तो उसमें टेबल में आप देख रहे हो टिकट जो देता है वो चिकना होता है ना, ये कुछ धूप में रख दो, कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं खेती। मतलब क्या होता है? रसायन युक्त हीट सेंसिटिव का उपयोग करते हैं, जैसे मोम लगा होता है पेज में तो ऑटोमेटिक छापने लगता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे इंटर लिविंग मेमोरी। तो इंटर लिविंग मेमोरी मतलब क्या होता है? प्रोसेसर की स्पीड के साथ तालमेल बिठाने वाली मेमोरी को इंटर लिविंग मेमोरी कहते हैं। मतलब आप लोगों को लिविंग में रहना मतलब तालमेल बना के रहना। इंटर लिविंग मेमोरी प्रोसेसर की स्पीड के साथ तालमेल बिठाने वाली मेमोरी को इंटर लिविंग मेमोरी कहते हैं। अलग अलग मॉड्यूल या बैंकों में बांट कर एक एक्सेस करने की तकनीक है।
अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की लोकेशन। वर्चुअल मेमोरी हमेशा कंप्यूटर के मुख्य हार्ड डिस्क या एसएसडी पर स्थित होती है, ना कि रैम पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको कैसा लगा क्लास? यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट में बताओ। यदि पूरा आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हम देंगे, 100% श्योर देंगे, बिल्कुल निःशुल्क। आपका पीडीएफ बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कितने मजेदार पीडीएफ है। इसमें बहुत सारी चीजें, हर टॉपिक वाइज पूरा हमने यहाँ पे वन लाइनर पहले टैग कर रखा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी और नीचे चलते हैं। ये पूरा देखो, पूरे मतलब अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह भी ऐसे रखे जितने मतलब एग्जाम में आते हैं पूरे, और यहाँ पे पूरी शॉर्टकट है जितने एग्जाम में आ सकती हैं वो सभी हमने हिंदी इंग्लिश के हिंदी के साथ ज्यादा मैच किया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे अभी क्वेश्चन आपको भेजा था उस वही से क्वेश्चन ये भी हैं। आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, 700 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, देख सकते हो 700 क्वेश्चन तैयार कर रखे गए हैं। ये आपको मिल जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको, इसमें तो ज़्यादा पेज दिख रहे होंगे आपको, 100 150 पेज में आसपास रहेगा। आप उसको बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। जैसे देखो, नेटवर्क में बैंड विड्थ का क्या अर्थ होता है? नेटवर्क की तारों की कुल लंबाई एक निश्चित समय में नेटवर्क चैनल के साथ काम करना, ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये बहुत अच्छे, इसका देखो कोई गलत हो गया क्या यहाँ पे? हाँ, देखो इसका कोई भी आंसर आप देख सकते हो। इधर देखो कितने सारे हुआ। फिर उसके बाद उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, जैसे कि ये मैचिंग वाला सवाल आ गया, मैच किया। अब ये छेड़खानी धारा पूछ लेता है, 2000 वाले जो आया था आईटी नियम, उसके साथ यहाँ पे आज तक क्वेश्चन आते हैं। फिर उसका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, बहुत सारे जैसे क्वेश्चन आप देखो एक्सप्लेनेशन होगा नीचे, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें नहीं दे रखा शायद, इसमें वो जो जहाँ जैसे जरूरत पड़ी थी हमें वैसे में एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड कर रखे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है तो वहाँ हमने नहीं किया है। तो चलो बताओ कैसे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।